हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह। आज की हमारी इस चर्चा में, जो कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है, इसमें आज हम इकाई में जानेंगे कि कैसे पूरी विश्व व्यवस्था को अब तक हमने समझ चुके हैं लगभग। जो हमारी इस इकाइयों का जो क्रम बाय क्रम जो पूरा डिस्कशन परिचर्चा थी, पहली कोल्ड वॉर से स्टार्ट होके अब तक हम पूरा उसका सुरक्षा के दृष्टिकोण जो हमने लास्ट हमारी इकाई में समझा था, तब तक उसको एक जान चुके हैं कि कैसे पूरी विश्व व्यवस्था में कौन कौन से देश प्रभावशाली कंडीशन में हैं, पोजीशन में हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो समकालीन विश्व व्यवस्था का ये दौर है, इसकी एक अच्छी समझ हम बना चुके हैं अभी तक। अब इसके साथ में जब ये विकास एक बाई विकास जो एक कदम दर कदम बढ़ता गया एक साइड में, इससे किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान हुआ, उनके बारे में आज की हमारी जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो रहने वाला है। कि ये पूरा विकास, पूरे जो राष्ट्र थे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र पे लड़ते रहे, किस क्या कारण क्या थे, आज भी एक राष्ट्र के भीतर भी लोग क्यों लड़ते हैं, घर में तनाव के मुद्दे क्यों आते हैं। यदि हम इन चीजों को समझें तो आज जो ये संसाधन है, संसाधन मोस्टली प्राकृतिक ही है। मानव ने उसमें अपना श्रम ऐड किया है भले ही, लेकिन वो संसाधन पहले से ही है। तो इन संसाधनों के लिए ही सारे झगड़े हैं। चाहे वैश्विक व्यवस्था में दो देश आपस में झगड़ रहे हों, चाहे एक राष्ट्र के अंदर दो समूह लड़ रहे हों, हमने भारत के बहुत सारे, पंजाब का मुद्दा हो, कश्मीर का हो, या नक्सलवाड़ी जो मुद्दे हैं, उत्तर पूर्व के जो मुद्दे हैं, वहां पे समूह संसाधनों पे अपना कब्जा, अपना जो अब जो शेयर है उसको बढ़ाना चाहते हैं कि मेरा एक शेयर ज्यादा हो, हमें ये अधिकार ज्यादा हो। पर्यावरण से जुड़े हुए जो जितने जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, इनको आज हम समझेंगे कि जो एक साइड में इनको लेके संघर्ष चलता रहा, पूरी विश्व व्यवस्था का जो दौर है, ये एक लंबे समय तक राजनीति को, भारत की को हो या पूरे विश्व की जो विश्व व्यवस्था जो हमारा मुख्य चर्चा का केंद्र बिंदु था अभी तक, उसको कैसे प्रभावित करता रहा। तो जब संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर आधिपत्य, उन पे ज्यादा से ज्यादा उनका शोषण करने की जो होड़ है, ये आज से नहीं है, ये औपनिवेशिक, यदि आधुनिक काल को हम समझें, इतिहास में हम जानते हैं कि कैसे जैसे ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होता है, उससे पहले भी, उसके पहले के हमारे पास जो स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड थे, राजाओं के शासन से जुड़े हुए या किसी यात्री की वृतांत हैं। परंतु यहां से हमें क्या मिलना शुरू हुए हैं, ऑफिशियल शासकीय जो रिपोर्ट है, वो भी शासकीय रिपोर्ट भी। इनके आधार पे हम जान पाते हैं कि कैसे ये कंपनी आई, ये व्यापार के उद्देश्य से आई। ये कंपनी एक बहुत दूर जो देश है ब्रिटेन, उसकी थी। और पूरा जो यूरोप था या ब्रिटेन में सबसे पहले 1750 के समथिंग औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति होती है, उन्होंने वहां पे जो वहां के प्राकृतिक संसाधन के थे, उनका एक क्रांतिकारी दर पर शोषण किया। शोषण करने के बाद जब एक एक रेट होती है प्राकृतिक संसाधनों के यूज की, भी एक दर होती है, और एक पीक पॉइंट आता है। इस पीक पॉइंट के बाद में उनका दोहन नहीं हो सकता। तो जैसे ही जब पीक पॉइंट पे यूरोपीय देश पहुंचे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ऐसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां बनी। और वो भारत में, अफ्रीका के देशों में, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, इंडोनेशिया, इनमें बहुत सब जगह पे उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए। और इन देशों में क्या शुरुआत कर दी, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की। यूरोप में जब ये दोहन हो रहा था, उनका मुख्य केंद्र बिंदु वहां के विकास दर को बढ़ाना था। जब औपनिवेशिक देशों में ये उन्होंने जैसे ही दोहन स्टार्ट किया, तो उनका मुख्य केंद्र बिंदु था उनके जो मुख्य जो देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके विकास को बढ़ाना, उनको सुनिश्चित करना, ना कि इन औपनिवेशिक जो देश हैं इनके। इन औपनिवेशिक देशों को जैसे ही आजादी मिली, वहीं से हमारी आज की जो कक्षा का डिस्कशन शुरू होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है या पर्यावरण, पर्यावरण में भागीदारी होती है प्राकृतिक संसाधनों के थ्रू। तो प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हो, उनमें किस प्रकार से भागीदारी हो इन देशों की, ये औपनिवेशिक देश, भारत और जितने भी जो आजाद हुए हैं। तो ये जो मुख्य जो आज की चर्चा का केंद्र बिंदु है, ये कैसे जो शुरुआत होती है इस पूरे घटनाक्रम की, उसको हम जानेंगे कि जब यहाँ पे विश्व दो धड़ों में बढ़ जाता है। एक तो ये जो हाल ही में आजाद हुए, इनको कहा जाता है तृतीय विश्व युद्ध। जो पहले से जो विकसित है उनको कहा गया प्रथम विश्व। तो प्रथम विश्व और ये तृतीय विश्व, दोनों के बीच में जो ये
डिवाइडेशन हुआ, पूरी जो भाग बने दोनों के, तो यहां ये माना जाता है मुख्य जो लड़ाई है वो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की है। अब विकास होने के बाद में, एक समय के बाद, जैसे ही विकास की जो लड़ाई इनके बीच शुरू होती है, दोनों के इंटरेस्ट भी, दोनों के हित भी अलग अलग हो जाते हैं। दोनों के हित अलग अलग होने की वजह से पूरे विश्व में, हम पूरी जो विश्व की राजनीति है समकालीन, उसमें हम जानते हैं कि कैसे शीत युद्ध शुरू होता है। शीत युद्ध जब तक चलता है तब तक वैश्विक जो संगठन था संयुक्त राष्ट्र, पर्यावरण को लेके ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि उनका जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो ये था कि दो जो धड़े बने हुए हैं शीत युद्ध के, उनका तनाव कम रखा जाए, ताकि जो पूरी मानव जो एक जो मानव है, पूरी उसके लिए खतरा, मानवीयता के लिए या मानव की जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए खतरा पैदा ना हो परमाणु बमों से। इसलिए तनाव को कम रखने के लिए मुख्य मुद्दा ये था। जैसे ही ये शीत युद्ध खत्म हुआ तो यहां से ये प्राकृतिक संसाधनों को लेके जो सीरियसनेस थी उसको लेके संयुक्त राष्ट्र की बैठकों का दौर शुरू होता है। ऐसा नहीं था कि पहले कोई बैठक नहीं हुई। 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेके ही, परंतु ये प्रमुख माना जाता है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट नाम दिया गया, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है। ब्राजील का एक बहुत अच्छा शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। वहां पे ये 1992 में सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में जो पर्यावरण को लेके, जितने भी ज्यादा पर्यावरण को लेके जो एक समय पूरा जो जिसमें पर्यावरण काफी ज्यादा क्षरण हो चुका था प्राकृतिक संसाधनों का, क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है वो कैसे समुद्र का जो स्तर है उसको बढ़ा रहा है, उन सारे जो व्यापक जो दृष्टिकोण है उससे यहाँ पे परिचर्चा हुई। इससे पहले 1972 में हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उसके बाद में इससे पहले 1987 में एक रिपोर्ट आती है ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट, तो उसमें भी जो पूरा हमारी साझा जो अर्थ है, साझा एक प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको लेके ऑलरेडी इस पे डिस्कशन होना शुरू हो गए थे। यहाँ पे एक रिपोर्ट है 2006 की, इसमें बताया गया है कि 1.2 अरब लोगों के पास क्या नहीं है, सुरक्षित पानी। माना जाता है कि पूरे विश्व में कितने लोग हैं वर्तमान में, 7 अरब के समथिंग। तो उसका 1/7 जो भाग है उन लोगों के पास आज पानी नहीं है पीने के लिए। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का जो क्षय हुआ, जिससे जो पर्यावरण जो असंतुलन पैदा हुआ है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जिसकी वजह से समुद्री जो जल स्तर है उसके बढ़ने से बहुत सारे देशों को तो उनके जो एग्जिस्टेंस है उनको ही खतरा पैदा हो गया है। और इससे जो डबल से भी ज्यादा है 2.6 अरब, इनके लिए क्या नहीं है, स्वच्छता नहीं है, सैनिटेशन, यानी कि जो टॉयलेट्स की जो फैसिलिटी है, सैनिटेशन से रिलेटेड जो उनकी फैसिलिटी है वो इतने लोगों के पास नहीं है। ये क्या प्रभाव डालती है, सैनिटेशन हो, स्वच्छ पानी हो, इनके नहीं मिलने से क्या फर्क पड़ेगा? इनके नहीं मिलने से सीधा सीधा फर्क पड़ता है स्वास्थ्य पे। अब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मानवीय संसाधनों पे फर्क पड़ता है। तो इससे सीधा किसको खतरा पैदा होता है? मानव को, मानव जो संसाधन के रूप में कार्य करता है उसको। मानवीय संसाधन जब नष्ट होंगे तो रोजगार, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं उससे अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था और पूरी विश्व व्यवस्था को खतरा पैदा होता है इन बेसिक चीजों से। क्योंकि पानी है, स्वच्छता है, ये आधारभूत तत्व है, हर मानव की आवश्यकता है ये वर्तमान विश्व में। इनको कमी क्यों आई है? क्योंकि हमने प्राकृतिक जो संसाधन है, पर्यावरण का जो संरक्षण है, उसको मद्देनजर ना रखते हुए विकास की दर इतनी तीव्र रखी कि आज वो विकास हमारे लिए अभिशाप का कार्य कर रहा है। आज विश्व 2 भागों में बट गया। एक भाग जो है फर्स्ट वर्ल्ड, जो विकास के नाम पे इनका दोहन करके बहुत चरम स्थिति पे पहुंच चुका है। इसके किस पे पहुंच चुका है? पीक पे पहुंच चुका है, उच्चतम स्तर पे। यहां मांग की जाती है कि जैसे जैसे कोई नई फ्लैट या कोई सोसाइटी यदि डेवलप हो रही है किसी सिटी में, तो वह मांग होती है किस चीज की? कि वहां उद्यान बनाए जाएं, गार्डन लगाए जाएं। तो यहाँ किस पे जोर है? कि जंगलों को दोबारा लगाया जाए, अच्छी जलवायु,
अच्छी जो सांस ले सकें, ताकि पर्यावरण के संरक्षण को यहाँ मुख्य बिंदु रखा गया है। आज यूरोप के देशों के बारे में बात की जाती है तो वहां की मुख्यतः जो पार्टियां हैं यूरोप की, वो ग्रीन पॉलिटिक्स करती हैं। ग्रीन पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि वहां की पॉलिटिक्स का जो सबसे केंद्र बिंदु है वो रोजगार, पैसा और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं है। उनके लिए मुद्दा है पर्यावरण। ग्रीन पॉलिटिक्स, हरित राजनीति जो है वो उनके लिए मुद्दा है। परंतु आज जो थर्ड विश्व है, तृतीय विश्व, ये आधारभूत समस्याओं से जूझ रहा है। तो यहां पे क्या है कि जंगल साफ किए जा रहे हैं। इस इकाई में हम ये भी जानेंगे कि देखो, दोनों एक तरफ एक दूसरे से जो बिल्कुल विपरीत मत हैं, उनके आधार पर राजनीति हो रही है। एक तरफ तो जंगल बसाने पे जोर दिया जा रहा है, एक तरफ जंगलों को काट रहे हैं। तो यहाँ से जंगल काटने की वजह से जो यहाँ के जनजाति हैं, जो यहाँ के, जिनको हम बोलेंगे मूलवासियों के क्या है अधिकारों के लिए मेधा पाटकर ने जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, ऐसे बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे हैं तृतीय विश्व के देशों में। तो यहाँ तो जंगलों को साफ करने की वजह से जो विरोध पैदा हो रहा है, साफ तो किया जा रहा है उनको, पर उनकी वजह से यहाँ विरोध पैदा होता है वहां के मूल निवासियों द्वारा। सिर्फ साफ करने पे जोर कौन दे रहे हैं? उद्योगपति या शहरी वासी हैं जो अर्बनाइजेशन को जो प्रमोट करते हैं। उनकी मूलभूत आवश्यकता किससे पूरी होंगी? बांध बनाने से, कच्चा माल आने से, जो उद्योग चल रहे हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ की मांग ये है कि चाहे जंगल साफ किए जाए पर रोजगार दिया जाए। यहाँ रोजगार से ज्यादा जंगलों को दोबारा बसाने पे ज्यादा जोर है। दोनों की कॉन्ट्राडिक्टरी है। वन और ये है जैव विविधता, इन दोनों का क्या हुआ? शोषण होना शुरू हुआ, जिससे किस पे प्रभाव पड़ने लगा? प्राकृतिक संसाधनों को। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता को यदि हम समझें तो एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता किसके आधार पे? एक निश्चित क्षेत्र है, चाहे 10 किलोमीटर हो चाहे कितना भी, तो एक निश्चित क्षेत्र में क्या है? जो विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनका जो सम्मिलित रूप है, एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली विविध प्रकार के पेड़ पौधे, तो वो किसको बताते हैं? उस क्षेत्र की विविधता को। यदि ये ज्यादा है विविध प्रकार के, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है? ज्यादा। ये कम है, मतलब वहां जैव विविधता क्या है? कम। इसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है, यदि जैव विविधता ज्यादा है तो वहां का जो वन है उसमें जो रिचनेस है वो ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के संरक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे जैसे ये क्षीण होना, कम होना शुरू होती है, पर्यावरण के लिए संकट उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। पर्यावरण को हम जब क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से समझते हैं, तो जैसे जैसे वनों का विनाश हो रहा है, जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, उस वजह से जो वायुमंडल है उसमें ऐसी गैसें जो ओजोन परत को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको मुख्यतः जाना जाता है। और दूसरा, वनों के क्षरण होने की वजह से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सिट करते हैं ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेने वाले, जो इनहेल करने वाले हैं, वो पेड़ पौधों में कमी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ये बढ़ने से अल्टीमेटली क्या बढ़ाती है? ओजोन जो लेयर है, फिर वही ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ओजोन लेयर, यदि हम इसको समझते हैं कि ओजोन लेयर है क्या, तो ओजोन लेयर, इसमें ये जैसे ये पृथ्वी है, अर्थ, यहाँ पे क्षोभ मंडल आता है लगभग, इसके ऊपर यहाँ समताप मंडल है। तो इस समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर के बीच में एक
जो ये परत पाई जाती है इसको माना जाता है ओजोन की लेयर। कितनी इसकी पृथ्वी से ऊंचाई मानी गई है? 20 से 25 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई मानी जाती है पृथ्वी से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ये मानी गई है भूमध्य रेखा के ऊपर। 13 किलोमीटर कहां पे है? ये ध्रुवों के ऊपर। तो 20 से 25 किलोमीटर ये है ओजोन लेयर, ओजोन की परत, ओजोन परत। ये ओजोन परत कैसे क्षीण होने लगी? जैसे ही ये गैसें बढ़ना शुरू हुई। इसके क्षीण होने से क्या होता है कि सूर्य की जो अल्ट्रा रेज है वो पृथ्वी तक आती हैं। हम एक कॉन्सेप्ट और होता है ऊष्मा संतुलन। इसमें हम जानते हैं कि सूर्य की जितनी भी जो किरणें पृथ्वी तक आती हैं वो उतनी ही, जैसे 100% किरणें आई 100% रिटर्न हो जाती हैं। परंतु ये छिद्र होने की वजह से ये रेज तो ज्यादा आती हैं, वापस नहीं निकल पाती फिर ज्यादा। तो कुछ जो ऊष्मा संतुलन है ये क्या होता है? असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। ऊष्मा संतुलन असंतुलित होते ही पृथ्वी पे क्या बढ़ने लगती है? यहाँ पे गर्म। और ये जो पृथ्वी में, यहाँ पे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या है? समुद्री जल। सी वाटर का क्या करती है? टेम्परेचर इंक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो बर्फ है जो पृथ्वी पे वो पिघल के सी वाटर की तरफ जाती है, सी में मिलती है। तो उससे जो सी वाटर का लेवल है वो बढ़ना शुरू होता है। इससे कहीं ना कहीं जो चैलेंजेज आना शुरू होते हैं वो सबसे पहले तो आएंगे तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्र डूबने लगेंगे। ऐसा अनुमान है कि बांग्लादेश का एक बड़ा भाग और मालदीव जैसे देश कुछ वर्षों में डूब जाएंगे यदि इसी तरह, इसी रेट से सी लेवल बढ़ता रहा तो ये सारा क्या है? जो पूरा डेवलपमेंट हुआ, कैसे रेज आई वापस नहीं जा पाई, ऊष्मा का संतुलन हुआ, इसको माना जाता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। कारण पूरे ही हैं इसमें। ये गैस वनों का अल्टीमेटली स्टार्ट कहां से हुआ था? वनों के शोषण से। ताकि ये गैस बढ़ी, इन गैसों के बढ़ने से ओजोन क्षेत्र में लेयर जो गैप है वो हुआ, होल हुआ। तो ये एक पूरा बैलेंस है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये क्या लाते हैं कि यहाँ पे गिरावट आती है समताप मंडल में, ओजोन छिद्र होता है। वो कैसे अल्टीमेटली पूरा ये माहौल, पूरा ये सिनेरियो जो चेंज होता है, तो इसमें चेंज में कैसे हम जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन है वो हम पे उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ना, पूरे मानव हैं जो विश्व में, उन सब पे ही इसका इक्वल जो है प्रभाव पड़ता है। इनिशियली ये माना भी जाता है कि जब पर्यावरण का जो प्रभाव है, ये जैसे तटीय क्षेत्र हैं, इन पे ज्यादातर जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो मूल निवासी जो होते हैं या जो गरीब तबका है, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। ये जलवायु परिवर्तन से सिर्फ ये नहीं होगा कि तटीय क्षेत्र डूबेंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से अनिश्चित समय पे क्या होना शुरू हो जाती है? वर्षा। तो इससे कहीं अकाल और कहीं पे ज्यादा वर्षा, अतिवृष्टि। तो ये दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो इससे किस पे फर्क पड़ता है? कृषि पे। कृषि पे फर्क पड़ा तो लगभग पूरी विश्व व्यवस्था पे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो पूरा डेवलपमेंट है, ये ओजोन लेयर का जो प्राकृतिक जो संसाधनों के क्षरण करने की वजह से जो पर्यावरण एक तरीके से एकीकृत व्यवस्था में है, वो कैसे पूरी विश्व व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर देता है। तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है। समुद्री पर्यावरण में इससे क्या आती है? गिरावट आती है। तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ने के कारण बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो नदियों के किनारे पे लगाई जाते हैं उद्योग, चाहे वो भारत हो चाहे और देश हो उनमें। तो विश्व के बहुत सारे देशों में जो नदियों का जल है वो अल्टीमेटली कहा जाता है समुद्र में। उद्योगों के द्वारा जो उनका अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थों को सबसे अच्छा नदियों के किनारे पे इसलिए बसाया जाता है ताकि वो अपशिष्ट पदार्थ, जो मैल, जो कचरा है, उसको सीधा वो नदी में फ्लो कर दें। नदी का जल दूषित होता है, उससे वो धीरे धीरे तट की और ज्यादा तटों को प्रदूषण से इन्फेक्ट करता है और वो समुद्री पर्यावरण में भी क्या लाते हैं? फिर गिरावट। तो ये चुनौतियां कोई आसान नहीं है, चाहे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो, उसमें गिरावट हो, समुद्र के जो जल है उस स्तर का प्रदूषण हो, समुद्र का जल स्तर बढ़ना हो, प्रदूषण बढ़ने की वजह से और बहुत सारे जो स्वास्थ्य संकट जो मानवीय जो अस्तित्व को जो पैदा हो रहे हैं। तो ये चुनौतियां कोई बड़ी नहीं, कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इनके लिए कोई एक देश, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, कितना भी पैसा हो किसी देश के पास, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसके लिए एक सामूहिक उत्तरदायित्व तय ना हो, सामूहिक सहयोग ना करें। पूरा विश्व यदि इस पे सामूहिक सहयोग ना करे तो इसके
इन सारे जो ये विनाश है इसको रोकने के लिए और जितने भी कार्यक्रम है वो उतने कारगर साबित नहीं होंगे। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक रिपोर्ट जारी की, डेवलपमेंट की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की सीमाएं, पृथ्वी के संसाधनों की कमी और तीव्र विकास। तो ये जो रिपोर्ट थी पूछी जा सकती है किसने जारी की? क्लब ऑफ रोम ने। ये पर्यावरण जो डेवलपमेंट है इसमें सबसे पहला एक स्टेप माना जाता है। विकास की सीमाएं यहीं से तय की गई, इसमें माना गया। इसमें पृथ्वी के जो संसाधन हैं इन पे ध्यान दिया गया कि कैसे पृथ्वी के संसाधनों में कमी लाई जा रही है तीव्र विकास को लाने के लिए। तृतीय विश्व के जो देश थे उनका मुख्य एजेंडा आज ये नहीं है कि पर्यावरण जो संरक्षण है उसको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, उनको बचाया जाए पर्यावरण संरक्षण को, और जो विकास है उसको थोड़ा कम गति पे रखा जाए। उनका विकास को तीव्र रखने पे जोर है, पर्यावरण के संसाधनों का क्षरण तीव्र गति से करने पे जोर है, जिससे ये सारा इम्बैलेंस के लिए कारण यही नहीं है। इम्बैलेंस के लिए कारण विकसित देशों का भी रोल रहा है, जिन्होंने लगभग पिछले 100-200 जो वर्षों का उनका समय औपनिवेशिक काल का जो रहा था उनमें संसाधनों का बहुत तीव्र गति से दोहन किया। तो वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा लेवल तक, बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार है। दूसरा इसमें जो डेवलपमेंट हुआ वो था ब्रूटलैंड रिपोर्ट। पूछी जा सकती है कब आई? ये आई थी 1987 में। इसमें इसका टॉपिक हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर। पूछा जा सकते हैं दोनों की, अवर कॉमन फ्यूचर जो हमारा साझा भविष्य, ये रिपोर्ट कब आई, ये किसने जारी की? ब्रूटलैंड रिपोर्ट में कितने इसके हस्ताक्षरकर्ता राज्य थे? 170 राज्यों के साथ साथ ऐसे बहुत सारे एनजीओज और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने भी साइन किया है। ये दूसरा डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके साथ में ये जो डेवलपमेंट हम 1992 का रियो पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन है, यहाँ पे पूरे विश्व के जो देश हैं वो मिलके बैठ के इस पे डिस्कस करते हैं कि कैसे इस पूरे जो संकट है इस संकट से उबरा जा सके, क्योंकि संकट आसान नहीं है, चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं। तो इनसे निपटने के लिए पूरे विश्व की एक ऐसी रणनीति जो इसको सामना करने के लिए कारगर साबित हो और उसे सारे देश मानने के लिए बाध्य हो, उसे तैयार करने के लिए यहाँ से पैरवी स्टार्ट होती है। वैश्विक राजनीति की जो वैश्विक आधार पे जो शुरू होती है वो यहीं से होती है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, ये केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय जो एनवायरनमेंट, पर्यावरण जो है उसके रिलेटेड मुद्दों को ये जो जितने भी इसके लिए चरण बाई चरण जो ये कार्यक्रम चलते हैं इन पे ध्यान देता है। ये UNFCCC जिसका मुख्य फोकस क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो एक मुख्य कारण है, इसके लिए जो UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एवरी ईयर होती हैं, तो ये इनको देखता है। तो ये भी एक इसके जो पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े हुए, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस पर महत्वपूर्ण ध्यान इसका जो ये पूरी विश्व व्यवस्था है उसमें रखा जाता है। इसके बाद में विश्व दो भागों में डिवाइड हो जाता है सिर्फ पर्यावरण के मुद्दे को लेके, क्योंकि पर्यावरण के मुद्दे के साथ विश्व में आज के समय में दो ही ग्रुप बने हुए हैं। एक है पहली दुनिया, एक है तीसरी दुनिया। इनको हम समझ चुके थे हमारी अर्लियर इकाइयों में कि 3 दुनिया थी। प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड कोलैप्स हो जाता है सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेट होते ही। पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं तो एक तरफ आ जाते हैं विकसित राष्ट्र, एक तरफ आते हैं अल्प विकसित राष्ट्र, यानी तृतीय विश्व के जो देश जो औपनिवेशिक शासन से प्रभावित थे। तो इन्होंने इनकी दोनों की जो मान्यताएं हैं आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बिल्कुल विपरीत है। दोनों, अभी हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कैसे वो विकास को एक दूसरे के अपोजिट मानते हैं, तो वही है ये दोनों। फिर रियो शिखर सम्मेलन जो ये हुआ, इस रियो शिखर सम्मेलन में 21 एजेंडा सेट किए गए। किस लिए की गई? तो पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज हो
या फिर ये जितने भी जो पर्यावरण संरक्षण को जो मजबूत प्रदान करते हैं, बायोडायवर्सिटी हो, ये सारे मुद्दे इन 21 एजेंडों में सेट किए गए। तो पूछे जा सकते हैं कितने एजेंडे थे, फैक्ट पूछा जा सकता है वो 21 थे। इसी के साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसको पूछा जा सकता है सतत विकास है क्या। लगभग सभी आप इससे वाकिफ होंगे। एक ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखे, वही सतत विकास है। वर्तमान मीन्स वर्तमान जनरेशन की, और उसके साथ साथ भविष्य का मतलब भविष्य में आने वाली जो हमारी अगली पीढ़ियां हैं, उनके विकास को जो ध्यान में रख के जो विकास किया जाता है, विकास, वो सतत विकास है। इसमें आर्थिक के साथ साथ क्या देखा जाता है, पारिस्थितिकी जिम्मेदारी, यानी कि जो पर्यावरण है उसका भी ध्यान रखा जाए। यदि हम भविष्य की पीढ़ी ना कहें तो इसकी जगह कह सकते हैं कि पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। पर्यावरण का क्षरण एक इस लेवल पे किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उससे प्रभावित ना हो। तो आर्थिक विकास की दर, हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उनकी दर इतनी होनी चाहिए कि हम